हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल और इस फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मैं ब्रजेश यादव फिर से आपका एक बार वेलकम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने चार्ज और आवेश की बात की थी। थोड़ा सा अपन कल वाला रिपीट कर लेते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज था, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश था। ये अपन को पता लगा कैसे आया। ये हमारा किस पर आया था? गिलास पर आया था, कांच की रोड पर। और ये जो किस पर आया था? एवोनाइट पर। इतनी कल अपन ने बातें की थी। और ये कैसा आया ये बताया था मैंने आपको। फिर आपको एक सीरीज बताई थी, याद होता है आपको, कि जो पहले वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके बाद वाला कैसा होता है? नेगेटिव। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं आगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। देखो, इसमें से बिफोर 1 ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, इसमें हमारे पास चार्ज की जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो 3 तरह से पढ़ेंगे अपन। पहला पढ़ते हैं अपन, चार्ज अगर रेस्ट में होता है, चार्ज एट रेस्ट। आवेश जो है वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। आवेश विराम अवस्था में है, या फिर कहें अपन स्थिर है आवेश। कैसा है आवेश? स्थिर। तो देखो, जब एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जहां प्लस होगा वो क्या होगा बेटा जी? पॉजिटिवली चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा। और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको ये दिख रही है, ये डॉटेड लाइन है। ये आपको क्या बता रहा है? ये जो आप पूरा देख रहे हो ये बता रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो चार्ज है अभी ये किस में है भाई? रेस्ट में है, विराम में रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब चार्ज रुका हुआ होगा तो वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। वापस रिपीट करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज जब रुका हुआ है तो वह अपने चारों ओर, स्थिर है, रुका हुआ है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इफ ए पॉजिटिव चार्ज आर एट इन रेस्ट दैट इट्स इंड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर मोस्ट एरिया, या अपन कह सकते हैं आसपास के जो एरिया है उसमें क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। कौन करता है? एक रेस्ट चार्ज। तो पहली बात अपन ये कह सकते हैं कि ई इंड्यूस होता है। यहाँ पर ई क्या है? ई को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। पहली बात हो गई हमारी। तो सबसे पहले पता लगा अपन को, अगर कोई चार्ज किस में है? रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो वह अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। अब ये सवाल 2 साल पहले पूछा गया था कि स्थिर आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विच फील्ड आर इंड्यूज, विच फील्ड आर इंड्यूज एट ए रेस्ट चार्ज, एट ए रेस्ट चार्ज आउटर मोस्ट एरिया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं यहाँ पर अपन। ये पहला वाला हो गया। दूसरी अपन बात करते हैं, अगर हमारे पास वही चार्ज, चार्ज इन मोशन, आवेश कैसा है? गतिशील है। आवेश कैसा है भाई? गतिशील है।
अब आवेश गतिशील है, मतलब यहाँ पर हमारे पास v0 था, मैं कह सकता हूँ। यहाँ की बात करते हैं एक प्लस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, ये गति कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज गति कर रहा है आगे की ओर। तो जब ये गति करता है तो इसके पास में, ये जो गति कर रहा है इसके पास में, देखो गति दो तरह से होती है, मैंने कल भी बताया था आपको। एक तो होता है कांस्टेंट, तो v हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है। v कैसा है, नियत है। वही वापस कल वाली बात आ गई, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज 20 मीटर पर सेकेंड, 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 20 मीटर पर सेकेंड चलता है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos A इक्वल टू dV/dt। तो जब एक कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक नियत वेग से आगे चलता है तो वह अपने चारों ओर दो तरह के क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ इसने एक किया, ध्यान रखना, रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र, और चल रहा है तो E एंड B। इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र और इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर कोई चार्ज गतिशील है, अगर कोई चार्ज मोशन में है, चार्ज इन मोशन, आवेश गतिशील है, तो वह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। V कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपना क्या होता है, 0। अब चलते हैं अपन तीसरी बात पर, की बात करते हैं अपन। यहाँ चार्ज रेस्ट में था, यहाँ चार्ज मोशन में था, लेकिन ध्यान रखना सवाल गड़बड़ हो सकता है हमारा, आप कंफ्यूज मत होना। V कांस्टेंट है, इस पर ध्यान देना। अगर मान लो चार्ज फिर से मोशन में है, चार्ज इन मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी, विद वेरिएबल वेलोसिटी, चार्ज इन मोशन अपने ले सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, वही वापस प्लस चार्ज चल रहा है आगे की ओर। कौन है भाई ये, पॉजिटिव चार्ज। गतिशील आवेश, गतिशील आवेश है, परिवर्तित वेग से चल रहा है। किस वेग से चल रहा है, परिवर्तित वेग से चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें ये चल रहा था बट इसके पास v कांस्टेंट था। ये जो v है नॉट कांस्टेंट, मतलब नियत नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं a इंड्यूस हो रहा है। ये उत्पन्न हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहाँ होंगी इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ बनेगा आपका विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और बनेंगी विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसके बारे में कल अपन ने बात की थी, विकिरणें होती हैं और चैप्टर पढ़ेंगे अपन। चलो भाई, अब देखो इसमें सवाल आ सकता है। सवाल ये पूछ सकता है, अगर कोई आवेश एक नियत वेग से गतिशील है तो उसके चारों ओर कौन से क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन से, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। लेट ए चार्ज at in rest which field are induced, in this case electric field and magnetic field। अगर वो वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी बार बार, गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश है, और किस वेग से है वो, परिवर्तित वेग से, वेरिएबल वेलोसिटी है उसके पास, v कांस्टेंट नहीं है। v कांस्टेंट होता है
नियत होता है, वेग समान होता है, नियत होता है। तो यहाँ ए उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत और चुंबक दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों क्षेत्र विद्युत चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है। तो विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबक क्षेत्र हो गया। स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, गतिशील है नियत वेग से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर परिवर्तित वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी चार्ज की और आवेश की बात करते हैं। आवेश कुछ यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट अपन याद कर लेते हैं। आवेश के बारे में बात करते हैं। देखा होगा आपने 11th में एक चीज़ पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। मतलब एक तो होता है हमारे पास व्युत्पन्न राशियाँ, एक होती है मूल राशियाँ। तो जो आवेश है, वो जो चार्ज है, चार्ज इज ए डिराइव क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? डिराइव। पहला पॉइंट है हमारे पास, आवेश व्युत्पन्न राशि है। आवेश कैसी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो वो निकालने और एक साथ साथ मेरे साथ लिखते चलें। सेकंड पॉइंट, आवेश के पास में से मास के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, आवेश के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट याद होना चाहिए आपको, आवेश जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। नोट इट। थर्ड बात करते हैं अपन, आवेश। जो आवेश, ये जो चार्ज होता है, इसको किससे लिखते हैं भाई? क्यू से भी लिख सकते हो आप, इसको स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी ध्यान रखना है, आवेश या चार्ज को अपन क्यू या स्मॉल क्यू से लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं इसकी SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट या SI मात्रक, जिसको अपन इकाई भी बोलते हैं। SI मात्रक क्या होता है आवेश का? क्या होता है? कूलाम। COULOMB, ध्यान रखना, COULOMB। किससे लिखेंगे इसको? C से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। देखो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये वाला आवेश डिराइव क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, अदिश है। चलो अब चलते हैं इसकी CGS यूनिट की बात करते हैं। CGS यूनिट। देखो जब कल अपन ने चार्ज को लेकर आए थे और किसके पास गए थे? फ्रैंकलिन के पास गए थे। तो फ्रैंकलिन ने ये कहा था कि एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले याद कर लें CGS की यूनिट क्या होती है? फ्रैंकलिन, FR याद कर लें आप, फ्रैंकलिन। एक होती है इसकी यूनिट स्टेट कूलाम और एक होती है ESU। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई। सब बोलेंगे एक बार। CGS यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम, ESU, फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम और स्थिर वैद्युत इकाई। अब देखो इसका एक यूनिट और होता है जिसको हम कह सकते हैं अदर यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट, ध्यान रखें। एक अदर यूनिट होता है इसका फेराडे। फेराडे, फेराडे भूलना नहीं है, फेराड अलग आएगा एक। फेराड और फेराडे में कई बार अंतर पूछ लेते हैं टीचर। फेराडे यूनिट है, किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है, ठीक है। और एक ये यूनिट हो, इसके बारे में कुछ रिलेशन बताएंगे आपको। तो सबसे पहले चार्ज, कूलाम, फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम, ESU, फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम, स्थिर वैद्युत इकाई, और एक अदर यूनिट होती है इसकी फेराडे, ठीक है। अब अपन इसमें एक बार रिलेशन देख लेते हैं, संबंध देख लेते हैं। अब देखो इनके मध्य अपन एक रिलेशन देखते हैं, इनके बीच में रिलेशन अपन एक बार फाइंड करते हैं। देखो 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹। इसको अपन यहाँ बोल सकते हैं फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पर स्टेट कूलाम। तो एक कूलाम जो है वो किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन के बराबर होता है। फ्रैंकलिन क्या है? CGS यूनिट है। कूलाम क्या है? SI यूनिट है। एक चीज लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 1/10 EMU। ये क्या है? ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। लाइन को जरूरी नहीं है अभी इसको पढ़ना, लेकिन आपको एक रिलेशन बता देता हूँ कि जो एक कूलाम होता है, सोचो एक कूलाम में से कितने स्टेट कूलाम बनेंगे या कितने फ्रैंकलिन बनेंगे? 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन बनेंगे। एक ये रिलेशन हो गया। एक होता है हमारे पास एक फेराडे, या कहें अपन 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलाम। मतलब एक फेराडे कितने कूलाम के बराबर होगा? 96,500 कूलाम। 96500 कूलाम के बराबर होता है एक फेराडे। तो देखो दो बातें हमारे समझ में आती हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, याद भी कर लो बढ़िया तरीके से। आपको याद रखना है कि आवेश की, बोलो एक बार, आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई बताओ क्या होगी? फ्रैंकलिन। क्या होगी भाई? फ्रैंकलिन होगी। क्या होगी? फ्रैंकलिन होगी। आवेश सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट, भूलना नहीं है बेटा जी इस बात को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? फ्रैंकलिन। और इसी तरह अपन बात करते हैं सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी कौन है भाई बताओ मेरे को? देखो ऐसे पढ़ते हैं, पर एक फेराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है, और एक कूलम 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा कौन हो गया? फेराडे। आवेश की सबसे बड़ी इकाई फेराडे, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा जी बताओ? फेराडे। देखो गड़बड़ मत करना, एक फेराड भी आएगा हमारे पास, फेरड, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे उसको। ये धारिता का मात्रक होता है, कैपेसिटेंस। गड़बड़ मत कर देना, याद रखना ढंग से। फेराडे, फेराडे, FARADAY, फेराडे। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के मूल गुणधर्म। पहले जो पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये मूल गुणधर्म है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसमें से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। सबसे पहला जो हमारे पास गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता
का नियम। एडिटिविटी लॉ ऑफ चार्ज। जो दूसरा है वो है हमारे पास में आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम एक बार आपको याद भी रखने हैं, पूरी फीस में ही चलते हैं अपने। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। थर्ड है आवेशा क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेशों के का क्वांटीकरण बोल देते हैं इसको, आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और लास्ट में जो हमारे पास 4 नंबर का है यह है आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। देखो धीरे धीरे अपन चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है आवेशों की योज्यता का नियम, एडिटिविटी लॉ ऑफ चार्ज। देखो सिंपल से है, आपको नियम याद रखने हैं इसके। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखो कोई भी निकाय है, कोई भी निकाय हुआ हमारे पास, मान लो ये कोई आइसोलेटेड निकाय है, सिस्टम है, इसके पास में इसका जो टोटल चार्ज है, इस पर चार्ज जो है क्यू, मैंने कहा इस पूरे बॉडी का चार्ज कितना है क्यू, और इसके भीतर कितने भी चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मैंने ओनली चार्ज बोला है, आवेश बोला है, इनकी वैल्यू नहीं बताई अभी मैंने। Q1 कितना है, Q2 कितना भी नहीं पता अपन को। तो जो टोटल Q है, जो Q जो है वो किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और कितने हो जाएंगे इसमें Qn। मतलब कह सकते हैं Q इक्वल टू समेशन ऑफ Q। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी निकाय में अंदर स्थित सभी आवेशों का योग उस निकाय के कुल योग के बराबर होता है। देखो यहाँ पर इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आवेश जो है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अपन नियम को बना सकते हैं, इसको बोलेंगे अपन निकाय या सिस्टम। क्या बोलेंगे भाई, निकाय, सिस्टम, आइसोलेटेड। तो मैं ये कह रहा हूँ किसी भी निकाय पर आवेश का मान उस निकाय में स्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। वापस रिपीट करता हूँ, किसी निकाय पर आवेश का मान उस निकाय में स्थित आवेश के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इंडिविजुअल चार्ज इनसाइड एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज इनसाइड द सिस्टम। अब एक बार रिपीट करता हूँ मैं, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम। देखो यहाँ पर आता है एल्जेब्रिक सम, बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग। आपको ये याद रखना है। देखो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम, डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट लोकेशन। ये वापस रिपीट करते हैं
किसी आवेश का कुल आवेश या किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में स्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं अपन। जैसे मान लो हमारे पास ये एक सिस्टम है पूरा, इसमें कितने चार्ज है? मैंने कहा इसमें +2 कूलम चार्ज हो गया, -3 कूलम, +6 कूलम, -1 कूलम। तो मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हुआ? Q नेट चार्ज। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मान लेता हूँ Q1, इसको मान लेता हूँ Q2, यही करूँगा मैं, फिर करूँगा मैं Q3, फिर करूँगा मैं Q4, क्योंकि 4 ही है इसके पास। अब Q नेट वापस देखते हैं, Q1 कितना है? 2। देखो यहाँ जो साइन लग रहा है ना प्लस, इसको बोलते हैं एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, ये साइन योग का लगा हुआ है। तो Q1 कितना है? इसके आगे जो साइन लग रहा है उसको यहाँ रखना है प्लस। Q2 ये लगाओ यहाँ पर प्लस, नीचे आ गया। Q2 कितना है? इसको मान लेते हैं Q2, इसको Q1 कहा, इसको Q2, इसको Q3 और इसको Q4। Q2 कितना है बताएं मुझे? -1। Q3 कितना है? प्लस लगाओ, -3 प्लस, या प्लस है कितना है? 6। तो क्या करते हैं अपन, Q नेट निकाल देते हैं। 2 यहाँ से आ गया, प्लस माइनस, माइनस का 1, प्लस माइनस, माइनस का 3, प्लस का 6, माइनस कितना हो गया? 4, 6 और 2 कितना हो गया? प्लस का कितना हो गया? 8, माइनस का कितना हो गया? 4, इक्वल टू कितना आया? 4 कूलम। इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना हुआ? 4 कूलम। क्या आपको समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कई बार बहुत बार एग्जाम पूछता है। मैं 1-2 और वैरायटी बताता हूँ। बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ये समझ में आ गया आपको? तो इस सिस्टम के भीतर जितने भी चार्ज हैं, जितने भी आवेश, सबको जोड़ दो, वो किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने डेफिनेशन बोल दी है। एक क्वेश्चन आया था अपने पास, ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने, बन सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। इसके भीतर 2 चार्ज है, एक 1 कूलम है और एक है -2 कूलम। अब ये कहता है कि ये जो शैडो एरिया है, शैडो एरिया, छायाचित्र भाग जो है, उसमें टोटल चार्ज कितना है? कूलम यूनिट है चार्ज की। तो देखो अपन क्या निकालेंगे वापस, Q नेट, इसको Q1 इसको Q2 कह देते हैं, Q1 + Q2, Q नेट कितना हो जाएगा? ये 1 कूलम, प्लस लगाया, ये कितना है? -2 कूलम। तो Q नेट कितना आएगा बेटा जी बताओ मुझे? -1 कूलम। तो ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बारे में नहीं पूछा उसने, इसके बारे में पूछा, ये पूरा जो बताया है इसके भीतर शैडो एरिया। तो आवेशों की योजना का नियम सिद्ध हो गया कि किसी भी निकाय के भीतर सभी आवेशों का योग करना है, जोड़ना है, एलजेब्रिक सम करना है, और उसका टोटल जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? Q नेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आवेश संरक्षण का नियम। सेकंड, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। आवेश संरक्षण का नियम हमने पढ़ा हुआ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो चार्ज के पास में आने वाला टाइम पे अपन पढ़ेंगे, चार्ज के पास में एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, आवेश के पास में एक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ सिस्टम पूरा ऊर्जा का ही है। अभी क्या किया था अपन ने, किसी चीज़ को रगड़ा था, इसके पास क्या आ गई? पावर आ गई, तो ये अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई इसके पास में। तो वैसे होता है आवेश संरक्षण का नियम, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, याद रख लो, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना आवेश को नष्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं अपन? नष्ट। इसको एक वस्तु से
दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, इसको रूपांतरित कर सकते हैं। कल भी किया था अपन ने। ए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे कल अपन ने काम किया था, आपको याद हो तो, कि अपने पास में, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, मेरे पास एक रेशम कपड़ा है, इसके पास में मान लो एक रेशम कपड़ा है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका नेट चार्ज भी जीरो, इसका नेट चार्ज भी जीरो। इसको मैंने इसका तरफ किया, इसके पास आया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज। वापस दोनों को मिला दिया, नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर इसके पास प्लस आएगा तो इसके पास माइनस आएगा, इसके पास अगर माइनस आता है तो इसके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह अपन क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। अब नष्ट नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है, देखो एक बार थोड़ी सी और बात करते हैं। अब जैसे मेरे पास मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मेरे पास 3 चार्ज रखे हैं, 4 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम। अगर बात करते हैं, वापस आते हैं अपन क्यू नेट, सुनना मेरी बात को। आवेश को ना तो उत्पन्न करते हैं ना नष्ट करते हैं, ध्यान रख लो, यही नियम है। आवेश संरक्षण का नियम यही है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना आवेश को नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्यू नेट कितना है, 5 और 4 9 और 3 12 कूलम। इसको क्या किया मैंने, इसको हिलाया थोड़ा सा, ये हो गया प्लस 3 कूलम, ये हो गया प्लस 6 कूलम, ठीक है। 6 और 3 9, कितना बचा मेरे पास, प्लस 3 कूलम। इसका भी क्यू नेट कितना है, 12 कूलम। रूपांतरित हो गए चार्ज, परिवर्तित हो गए, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ट्रांसफर हो गए चार्ज। बट इट्स ओनली एक और ले लेते हैं, 2 कूलम ले लिया मैंने, एक ले लिया 4 कूलम, 4 और 2 कितना हुआ, 6। मुझे कितना चाहिए 12 करने के लिए, यहाँ हो जाएगा प्लस 6 कूलम। तो क्यू नेट कितना हुआ बेटा, 12 कूलम। ये बात समझ में आ गई आपको। क्यू नेट यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, मतलब किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, कांस्टेंट होता है। नेट चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी विलगित निकाय का नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय का, आइसोलेटेड जानते हो ना, तन्हाई, अकेला। देखा कोरोना हो जाता है तो उसको आइसोलेशन में रखते हैं, अकेले रखते हैं। तो किसी विलगित निकाय का नेट चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, क्या रहता है, नियत रहता है। इसका भी उतना है, इसका भी उतना है, इसका भी उतना है। अब देखते हैं कि ये ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता। देखते, ये तो नियम हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास 2 चार्ज है, एक प्लस 3 कूलम है और एक इसके पास है 4 कूलम। मैंने यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया, मान लो इसके पास ये नहीं पहुँचा, इसका क्यू नेट कितना है, 7 कूलम है। इससे मैंने इसको एक भेजा, इसके पास नहीं पहुँचा, इसके पास कितने हो गए, प्लस 3, इसके पास कितने रह गए, प्लस 3। तो क्यू नेट कितना हो गया, 6, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो चार्ज जाएगा या चार्ज नहीं जाएगा, 2 ही चीज़ें होंगी। ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। इससे इसमें आ सकता है, इससे इसमें आ सकता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 2 4 3 7 और ये हो जाएगा 5। और समझ में आ रही है। आवेशों के योज्यता का नियम,
आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है आवेश, सीधी सी बात याद कर लो, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसको एक रूप से मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट्स ओनली ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात, इंटायर यूनिवर्स में टोटल जो चार्ज है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। ये ध्यान रखें। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, आवेशों का क्वांटीकरण। हाँ, इस पे पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर मेरे को चार्ज दिया हुआ है +2 कूलम, +4 कूलम और यहाँ -3 कूलम। ये आइसोलेटेड सिस्टम ए है और ये बी है। इसको मैंने हिलाया जोर से, चार्ज ट्रांसफर होंगे। ये आया 1 कूलम, ये आया 3 कूलम प्लस में। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ कितना कूलम चार्ज आएगा, यहाँ कितना कूलम चार्ज आएगा, कितना आवेश आएगा यहाँ, उसका मान बताना है आपको। क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हुआ है, आप खुद से सॉल्व करें इसको एक बार, देखें क्या होता है। टोटल चार्ज कैसा रहता है, कांस्टेंट। हिलाने से पहले और हिलाने के बाद में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ देखो, इसको मैंने कहा Q1, इसको मैंने कहा Q2, इसको मैंने कहा Q3, इसको बेटा मैंने कहा Q1 डैश, इसको मैंने कहा Q2 डैश, इसको मैंने कहा Q3 डैश। तो मैंने कहा टोटल Q इक्वल टू Q, जितना है इसका उतना इसका रहेगा टोटल चार्ज। तो इसका देख लेते हैं, इसका कितना है। फर्स्ट वाले का Q इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3, इसका भी कितना रहेगा, Q1 + Q2 + Q3 डैश बराबर है। ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है -3। अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं यहाँ पर। ये कितना है यहाँ पर अपने पास में, Q इक्वल टू 1 + 3 + x मान लो इसको, वो तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 2 और 3 5 -3 कोमा, ये कितना आ जाएगा 2 कूलम। ये कितना आएगा Q इक्वल टू 3 और 1 4 + x। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, इधर मेरे पास है 5 कूलम, उधर मेरे पास कितना है 4 कूलम + x। इसको उधर भेजूंगा मैं तो 5 - 4 = x। x इक्वल कितना हो जाएगा 1 कूलम। x इक्वल कितना हो जाएगा 1 कूलम। क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल सम कितना होता है 3 और 2 5 5, 5 में 3 गए तो कितना बचा 2 कूलम। ठीक है, यहाँ कितना है अपने पास में 3 + 1, कितना हुआ मेरे पास में 4। यहाँ पर कितना हुआ x, इसको उधर लेकर आए, ये कितना है मेरे पास में, सॉरी 5 कूलम 3 कूलम 2, यहाँ पर आएगा अपने पास 2 कूलम। 2 कूलम इक्वल टू -4c इक्वल टू x -2 कूलम इक्वल टू x। यहाँ तक हमारे पास इस क्वेश्चन को आप एक बार ढंग से देखें और समझें इसको, इसने क्या बताया हुआ है। एक बॉडी को हिलाया, चार्ज ट्रांसफर हुए, तो इस यहाँ पर कितना चार्ज आया। कैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखो CBSE बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं कई बार, और अपनी बुक्स में कोई पता थोड़ी है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो अपन को तैयारी उसी तरीके से करनी है। अपन चलते हैं अपन आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत पर।